तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे पास एक स्रोत है हिंदी व्याकरण पर एक यूट्यूब क्लास जो जो बिल्कुल बुनियादी चीज से शुरू होती है, वर्णमाला। सच कहूं तो जब मैंने ये विषय देखा तो मुझे लगा अरे ये तो हम सब ने दूसरी क्लास में पढ़ा था, क ख ग, इसमें अब नया क्या होगा। पर इस क्लास ने भाषा को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। हमारा मिशन है उस छिपे हुए लॉजिक को समझना जो इन अक्षरों की एक साधारण सी दिखने वाली लिस्ट के पीछे काम कर रहा है। और ये सोचने बहुत आम है, हम सब वर्णमाला को एक रटने वाली चीज मानकर ही बड़े होते हैं। लेकिन असल में ये भाषा की इंजीनियरिंग है, उसकी पूरी बनावट का ब्लूप्रिंट। और अगर आप इस ब्लूप्रिंट को समझ लें तो फिर संधि, समास, वो सब मुश्किल लगने वाले नियम भी आसान हो जाते हैं। ये सिर्फ अक्षरों को जानना नहीं है, ये भाषा की आत्मा को समझना है। तो इसी ब्लूप्रिंट की पहली ईंट से शुरू करते हैं। स्रोत में एक बहुत सरल सी परिभाषा दी गई है, वर्णमाला यानी वर्णों का व्यवस्थित क्रम। यहाँ ये जो व्यवस्थित क्रम वाली बात है ना, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मतलब ये सिर्फ क से ज्ञ तक के अक्षरों का एक झुंड नहीं है। अगर हम ग को क से पहले रख दें तो वो अक्षरों का समूह तो रहेगा, पर वर्णमाला नहीं कहलाएगा। एक खास तरतीब है, एक ऑर्डर है। बिल्कुल, और उस ऑर्डर के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले उस सबसे छोटी इकाई को समझते हैं जिससे ये सब बना है, वर्ण। वर्ण। स्रोत इसे भाषा का, कह सकते हैं, परमाणु कहता है। परमाणु? अच्छा। यानी वो सबसे छोटी ध्वनि जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अ या फिर हलंत वाला क, आप इन्हें और छोटे हिस्सों में नहीं बांट सकते। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन हमेशा रहता था, जो इस क्लास ने साफ कर दिया। अगर कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो जवाब होगा वर्ण या ध्वनि। लेकिन अगर सवाल थोड़ा बदल जाए, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल इकाई क्या है, तब जवाब बदल जाता है। हाँ, तब जवाब होता है शब्द। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। क या अ का अकेले कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ ध्वनियां हैं। लेकिन जब क प्लस अ प्लस ल प्लस अ मिलके कल बनता है तो अचानक उसका एक अर्थ निकल आता है। सही। ये ध्वनि से अर्थ तक का सफर है। और इसी में वो लिखित और मौखिक वाला भी फर्क है। लिखने में सबसे छोटी इकाई वर्ण है और बोलने में ध्वनि। तो ये तो भाषा के बनने की पूरी कहानी हो गई। एक आवाज यानी ध्वनि से शुरू होकर उसे एक सिंबल मतलब वर्ण देना, और फिर उन सिंबल्स को जोड़कर यानी मतलब यानी शब्द बनाना। हाँ, कमाल है। यही तो भाषा का जादू है। कुछ ही पलों में हम एक अमूर्त ध्वनि से एक ठोस विचार तक पहुंच जाते हैं। चलिए अब इस वर्णमाला के दो सबसे बड़े स्तंभों पर आते हैं। स्रोत इन्हें दो हिस्सों में बांटता है, स्वर वाउल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। हाँ, और इनका फर्क बहुत ही बुनियादी है। स्वर, जैसा कि नाम से ही लगता है, स्वा पर निर्भर हैं। वो स्वतंत्र हैं। अ, ई, ओ बोलने के लिए आपको किसी और अक्षर की मदद नहीं चाहिए। जबकि व्यंजन बेचारे हमेशा स्वरों पर आश्रित रहते हैं। उन्हें बोलने के लिए एक स्वर का सहारा चाहिए ही चाहिए। मैं हमेशा सोचता था कि क एक अकेली आवाज है जी, पर स्रोत के मुताबिक ऐसा नहीं है। असल क तो आधा क है, जिसमें जब अ स्वर जुड़ता है तब जाकर वो पूरा क बनता है जिसे हम बोल पाते हैं। अच्छा। बिना स्वर के व्यंजन सिर्फ एक अधूरी, एक बेजान सी ध्वनि है। ये तो दिमाग चकराने वाली बात है। इसका मतलब हर व्यंजन जो हम बोलते हैं उसके अंत में एक स्वर की आत्मा छिपी हुई है। बिल्कुल। ख असल में ख प्लस अ है, ग असल में ग प्लस अ है। हम ये बात कभी सोचते ही नहीं। सही कहा। इसीलिए जब हमें बिना स्वर का व्यंजन दिखाना होता है तो हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं। वो हलंत एक तरह का सिग्नल है कि इस व्यंजन का सहारा यानी स्वर अभी गायब है। ये निर्भरता ही हिंदी की पूरी ध्वनि प्रणाली का आधार है। स्वरों की दुनिया अपने आप में एक विज्ञान है। स्रोत में सबसे पहले इनकी गिनती को लेकर एक मजेदार पहेली सामने आती है। लिखने में 11 स्वर हैं, लेकिन उच्चारण या बोलने के आधार पर सिर्फ 10। और जो एक स्वर कम हो जाता है वो है री, ऋषि वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्त के साथ इसका उच्चारण बदल गया है। आज हम इसे री मतलब आधा र और ई की तरह बोलते हैं, जो कि एक व्यंजन और एक स्वर का मेल है। अच्छा। तो लिखने की परंपरा में तो ये आज भी स्वर है, लेकिन बोलने की हकीकत में ये अपना शुद्ध स्वर वाला रूप खो चुका है।
ये दिखाता है कि भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती नदी है जो समय के साथ अपना रास्ता बदलती है। फिर आता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण। इसे मात्रा भी कहते हैं। जी। स्रोत इसे 3 हिस्सों में बांटता है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी छोटा। हाँ, इन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। जैसे संगीत में एक बीट होती है, वैसे ही इन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। ये 4 हैं अ, ई, उ और बेचारा री, जिसे बस लिखने में गिना जाता है। और दूसरा है दीर्घ स्वर यानी बड़ा। हाँ, इन्हें बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, यानी 2 मात्राएं। ये हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये फर्क कितना जरूरी है, इसका अंदाजा कम और काम शब्दों से लगता है। सिर्फ अ को आ करने से, यानी एक मात्रा बढ़ाने से शब्द का पूरा मतलब बदल गया। बिल्कुल, ये भाषा की लय और संगीत का आधार है। हाँ, तीसरा प्रकार प्लुत स्वर तो और भी नाटकीय है। इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। स्रोत में ओम का उदाहरण है, या जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं राम, तो आवाज में जो खिंचाव आता है, हाँ, वही प्लुत स्वर है। हाँ। ये आजकल लिखने में कम पर बोलने में आज भी जिंदा है। अब यहाँ से स्रोत और भी गहराई में उतरता है, और सच कहूं तो ये हिस्सा थोड़ा डरावना लग सकता है। स्वरों को जीभ, होंठ और मुंह खुलने के आधार पर भी बांटा गया है। ये तो बायोलॉजी की क्लास जैसा लगता है। हाँ, पर इसे ऐसे सोचिए कि ये आपके मुंह का जीपीएस है। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये बताता है कि हर स्वर को बनाने के लिए आपकी जीभ, होंठ और जबड़े को कहाँ होना चाहिए। स्रोत में तो पूरी लिस्ट दी है, पर हम उसके सिद्धांत को समझते हैं। जैसे मुंह कितना खुलता है, इस आधार पर 4 प्रकार हैं। एक है विवृत यानी पूरा खुला। इसमें सिर्फ एक ही स्वर आता है, आ। अच्छा, तभी डॉक्टर टॉर्च लगाकर मुंह में देखने के लिए आ बोलो कहते हैं, ताकि मुंह पूरा खुल जाए। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल वही लॉजिक है। और इसका ठीक उल्टा है संवृत यानी लगभग बंद। ई, ऊ बोलते समय आपका मुंह लगभग बंद रहता है। आप आ और ई बोलकर देखिए, आपको जबड़े की हरकत में जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। इसी तरह जीभ आगे है या पीछे और होंठ गोल हो रहे हैं या नहीं, इन सब से मिलकर हर स्वर की अपनी एक यूनिक पहचान बनती है। ये भाषा के पीछे का भौतिक विज्ञान है। सही कहा। स्वरों की ये दुनिया तो वाकई एक इंजीनियरिंग है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इनके बिना व्यंजन तो अधूरे हैं, जैसा हमने देखा। उनकी क्या कहानी है? मुझे तो वो हमेशा क, ख, ग, घ की एक लंबी रैंडम लिस्ट जैसे लगते थे। यहीं पर वर्णमाला का सबसे बड़ा राज छिपा है। ये लिस्ट रैंडम है ही नहीं, ये हमारे मुंह के अंदर का एक नक्शा है, जो गले के सबसे पिछले हिस्से से शुरू होकर होठों तक आता है। स्रोत में जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग बताए गए हैं, वे असल में उच्चारण की जगहें हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन्हें बोलते समय हवा को मुंह में कहीं ना कहीं पूरी तरह रोका जाता है। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि इन वर्गों का क्रम हमारे मुंह की बनावट पर आधारित है। ये कैसे? इसे महसूस करके देखते हैं। सबसे पहला है क वर्ग, क, ख, ग, घ, न। ये सब बोलकर देखिए, आपको गले में बिल्कुल पीछे की तरफ एक हरकत महसूस होगी। इन्हें कंठे कहते हैं, क्योंकि ये कंठ से निकलते हैं। अब चलिए मुंह में थोड़ा आगे आते हैं। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। आपकी जीभ ऊपर तालू से टकरा रही है, यह तालव्य है। अरे हाँ, क गले से और च में जीभ ऊपर लग रही है। ये तो सच में एक नक्शा है। बिल्कुल। और आगे बढ़िए। ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ण में जीभ और पीछे मुड़कर मूर्धा से टकराती है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न जीभ दांतों से लगती है। और सबसे आखिर में मुंह के दरवाजे पर प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म आता है, जिसमें दोनों होंठ आपस में मिलते हैं। वाह! तो ये क, ख, घ, व कोई रैंडम लिस्ट नहीं, बल्कि गले से होंठों तक का एक सोचा समझा सफर है। ये तो कमाल का खुलासा है। पूरी वर्णमाला हमारे बोलने के अंगों पर आधारित है, और इसी में स्रोत बताता है कि हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है ङ, ञ, ण, न, म, वो नासिक्य है। नासिक्य यानी नाक से निकलने वाली ध्वनि। इन अक्षरों को बोलते समय हवा का कुछ हिस्सा मुंह के बजाय नाक से बाहर आता है। इसीलिए जुकाम होने पर मां की जगह बां जैसा सुनाई देता है, क्योंकि नाक का रास्ता बंद होता है। स्रोत में ड और ढ के नीचे बिंदी वाले रूपों का भी जिक्र है।
ळ और ढ, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहा गया है। ये क्या चीज है? उच्छिप्त का मतलब है ऊपर फेंक कर नीचे आना। सड़क या पढ़ाई बोलते समय आपकी जीभ पहले ऊपर मूर्धा को छूती है और फिर एक झटके से नीचे आती है। ये दो ध्वनियां हिंदी की अपनी खास देन है, जो संस्कृत में नहीं थी। ये भाषा के विकास का सबूत है। व्यंजनों की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ और भी श्रेणियां हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के अंतः यानी बीच में स्थित हैं। इन्हें बोलते समय जीभ मुंह में कहीं भी पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, हवा आसानी से निकल जाती है। स्रोत में एक और मजेदार बात बताई गई है कि य और व को अर्धस्वर यानी सेमी वाउल भी कहते हैं। अर्धस्वर? हाँ, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के बहुत ही करीब है। अगली श्रेणी है ऊष्मीय व्यंजन। श, श, स, ह। ऊष्मीय यानी गर्मी से जुड़ा हुआ। एकदम सही पकड़ा। इन्हें बोलते समय मुंह से हवा एक घर्षण, एक रगड़ के साथ निकलती है, जिससे हल्की गर्म हवा यानी ऊष्मा पैदा होती है। आप अपना हाथ मुंह के आगे रखकर श या स बोलिए, आपको ये महसूस होगा। इनके नाम के पीछे भी भौतिकी का नियम काम कर रहा है। और आखिर में आते हैं संयुक्त व्यंजन। ये तो नाम से ही साफ है, जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। स्रोत बताता है कि ज्ञ असल में ज और न्य से मिलकर बना है, पर हम सब तो इसे ज्ञ की तरह बोलते हैं। तो क्या हम सब इतने सालों से गलत बोल रहे हैं? नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ फिर से भाषा के विकास का नियम लागू होता है। व्याकरण के हिसाब से इसकी मूल बनावट ज प्लस न्य ही है, जिससे ज जैसी ध्वनि निकलनी चाहिए थी। लेकिन समय के साथ आम बोलचाल में इसका उच्चारण बदलकर ज्ञ हो गया और अब वही मानक बन चुका है। अच्छा। तो इसकी लिखावट इसकी पुरानी कहानी बताती है और इसका उच्चारण इसकी नई हकीकत। भाषा में ऐसा अक्सर होता है। तो कुल मिलाकर हमने वर्णमाला के एक बड़े विचार से शुरुआत की और हर एक ध्वनि को बनाने के लिए जीभ, होंठ और सांस की बारीक इंजीनियरिंग तक को देखा। ये स्कूल में रटी गई क, ख, ग से बहुत अलग और बहुत ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। यह स्रोत हमें सिर्फ नियम नहीं सिखाता, बल्कि हिंदी भाषा के पीछे की सोच, उसके तर्क और उसके वैज्ञानिक ढांचे को समझने का मौका देता है। यह दिखाता है कि हमारी वर्णमाला कितनी व्यवस्थित है, जहां हर ध्वनि को उसके पैदा होने की जगह और तरीके के आधार पर एक सटीक पता दिया गया है। स्रोत में एक बात पे मेरा ध्यान अटका रह गया। हर व्यंजन वर्ग का 5वां अक्षर नासिक्य होता है। ये सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकता? ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या वर्णमाला की तालिका में किसी अक्षर की स्थिति, उसका वर्ग या स्थान ही उसके ध्वनि के गुणों को तय करती है? क्या इस पूरी बनावट के पीछे कोई और भी गहरा वास्तुशिल्प तर्क, कोई आर्किटेक्चरल लॉजिक छिपा है, जिसकी हमने आज सिर्फ एक झलक देखी है?